हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। एजुकेशन पावर हब पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर पॉलिटिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, तो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सेंटर की, स्टेट की। तो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है तो कितनी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य क्या है? धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, या बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो आपको यहाँ पर इसका मतलब बताना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन जो है भारत में नहीं किया जाता। भारत जो है वो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो इसके भी ऑप्शन आपके सामने हैं। सभी इसका आंसर बताइए कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सी वह एक मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो वह मूल आधारिका कौन सी है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो किसको मानते हैं मूल आधारिका? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। क्लास को अगर किसी ने शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर कर दीजिए। आज के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय या नवम? तो ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? इसमें आपको आंसर बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर, यानी कि संसद। याद रखना आप, मौलिक अधिकारों का संशोधन जो है वो संसद कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, लेकिन कौन से वर्ष में संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? तो कौन से वर्ष में किया गया? और साथ ही साथ ये भी बताइए कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? सभी कमेंट करके बताइए। यहाँ पर पूछा है कि किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, आपको बताना है। और साथ में ये भी बताइए मूल कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि 1976 में संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रखेंगे आप, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57,
संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अंश जो है भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? मतलब कि समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किस में शामिल है? क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया, क्वेश्चन वही है। तो नागरिकों को आर्थिक न्याय जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? तो आप सभी को पता है किन किन की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। सेना प्रमुख की भी भारत का राष्ट्रपति, और ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन पद पर बने रह सकता है? तो ये भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति की मर्जी तक इनमें से कौन है जो अपने पद पर रह सकता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल ही है जो राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को पदमुक्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 60, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइए इसका। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइए इसका। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की वित्त बिल के लिए जो है भारतीय राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का क्या प्राप्त हो तो? क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, क्या पूछ रहा है? लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना मत प्राप्त हो? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो कोई भी वित्तीय बिल जो है वो प्रस्तावित कहाँ हो सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो कोई वित्तीय बिल जो है प्रस्तावित हो सकता है, कहाँ हो सकता है कोई भी वित्तीय बिल? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि केवल लोकसभा में जो है वित्तीय बिल पारित हो सकता है, प्रस्तावित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध? इसका आंसर बताइए सभी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि 50। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है वर्तमान में कितनी है, साथ में ये भी बताइए वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है और अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि 552, और वर्तमान में जो है
545 है, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? और साथ में ये भी बताइए निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में स्वतंत्रता के प्रथम आम चुनाव जो है कब संपन्न कराए गए? तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर, यानी कि 1952 में। और जो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई वो कब हुई? 1950 में। उसके बाद ही जो है चुनाव संपन्न कराए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, तो वो कौन सा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें कितने सदस्य जो है शामिल मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य राज्यसभा में करता है और 2 सदस्य लोकसभा में करता है। तो कुल मिला के कितने हो गए? टोटल मिला के 14। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 14। याद रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि 14 सदस्यों को जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 12 राज्यसभा के और 2 लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? और साथ ही साथ बताइए निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उच्च सदन तो क्या है? राज्यसभा। और निम्न सदन पूछे तो वो है लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन क्यों है? क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, बल्कि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य जो हैं वो 2 वर्ष में पदमुक्त कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं, उच्च सदन स्थायी सदन भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1/3 सदस्य जो हैं हर 2 वर्ष में पदमुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है वो संविधान में शामिल नहीं थी, संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। तो वो कौन सा संशोधन है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि 73वें संविधान संशोधन में जो है वो पंचायती राज अधिनियम को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 74वें में क्या किया गया? तो 74वें में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 74, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में क्या शामिल है? तो ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में ये शामिल है ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सभी जो है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा इनको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर, मतलब कितने समय के अंदर जो है निर्वाचन होंगे? तो कितने समय के अंदर होंगे?
यदि पंचायत भंग होती है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि 6 माह में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि कवर हो चुके हैं। तो सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्वेश्चंस कैसे हैं, और एक बार अपना स्कोर भी बताइएगा सभी जने, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस, पटवारी, BSTC, PTT सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स यहाँ पर रोज़ाना क्लास होती है 8:30 बजे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।